हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी रिजल्ट है यूजीसी का वो डिक्लेयर कर दिया गया है और स्टूडेंट्स ने कुछ ने नेट क्वालिफाई किया है, कुछ ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और इवन सीएसआईआर का रिजल्ट भी थोड़े टाइम में जो है वो आ जाएगा। तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करेंगे, कुछ जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ तक जब स्टूडेंट नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो इस डाउट में रहते हैं कि नेट और जेआरएफ तो क्वालिफाई कर लिया, अब उसके बाद क्या? या फिर जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको इस बारे में आइडिया नहीं होता है कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से नेट और जेआरएफ के बाद हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे यूजीसी, सीएसआईआर का डिफरेंस डिस्कस करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बट आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और जेआरएफ, इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है कि नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है? मतलब कि नेट अगर आपका हो रहा है या फिर जेआरएफ आपका हो रहा है, तो कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है नेट और जेआरएफ में डिफरेंट अपॉर्च्युनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट की। नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब नेट में हम एन जो होता है वो नेशनल के लिए स्टैंड करता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तरह से एक और पेपर होता है, सेट का पेपर भी होता है, तो दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेट का पेपर जो है वो स्टेट कंडक्ट करवाता है, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारा नेट है वो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए यूजीसी जो है इसको कंडक्ट करवाता है। ये बात कर रही हूँ मैं कॉमन पेपर की, जो मेनली यूजीसी कंडक्ट करवाता है नेट का। तो एनटीए यूजीसी जो है नेट को कंडक्ट करवाता है। दूसरी बात आती है सेट की। तो सेट जैसे कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट की जो कमीशंस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। मतलब डिफरेंट स्टेट का अपना क्राइटेरिया रहता है। कुछ का जो है वो कमीशन कंडक्ट करवाता है, कुछ का जो है वो वहां पे जो यूनिवर्सिटी होती है वो कंडक्ट करवाती है। तो अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सेट अगर आपके पास सेट है और अगर आपके पास नेट है। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी मीन्स दैट इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन देखी जाती है वो आपके पास नेट या फिर सेट जो है वो होना चाहिए। अब बात आती है नेट की, तो ये नेशनल लेवल का टेस्ट है, इसीलिए आप जो है वो नेट का जो पेपर है वो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो किसी भी स्टेट की अगर पोस्ट आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, गवर्नमेंट पोस्ट है, प्राइवेट पोस्ट है, किसी भी तरह की पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास नेट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दूसरी बात आती है सेट की। सेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट तक ही कन्फाइंड रहता है। तो ये जो दोनों है, वैसे नेट और सेट दोनों जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट में कंडक्ट करवाने के लिए, उस स्टेट में अगर पोस्टें आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मान लो आपने हिमाचल का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाई किया, तो जब भी हिमाचल प्रदेश में एचपीपीएससी पोस्टें निकालेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी स्टेट की आप फिल नहीं कर सकते। लेकिन जब नेशनल की बात आती है, जब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, नेट की बात आती है, तो नेट का मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बांध सकते हो, ओवरऑल कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट का, एनी स्टेट, कोई भी स्टेट है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, कॉलेज की लेक्चरर की पोस्ट निकाल रही है, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है सेट और नेट के अंदर। तो अगर आपके पास किसी स्टेट का सेट है तो आप उसी स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आपके पास नेट है तो आप पूरी ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल कंट्री जो है, जितनी भी स्टेट जो भी पोस्ट रिलीज करी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बात थी नेट और सेट की। अब ये है हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब दूसरी बात आती है कुछ स्टूडेंट का नेट के अलावा जो है वो नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई होता है। ये तो कुछ का होता है सिर्फ नेट ही क्वालिफाई हुआ, लेकिन उसके अलावा अगर किसी का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, किसी स्टूडेंट का नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, तो देखो नेट तो उसके पास है ही, एलिजिबिलिटी तो उसके पास है। एक तो उसके पास एलिजिबिलिटी है किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, वो उसके पास है। किसी भी स्टेट में, किसी भी ओवरऑल कंट्री इंडिया में, किसी भी स्टेट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नेट और सेट है वो आपको रख लेंगे, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। अब जैसे कमीशन कोई रिलीज कर रहा है
आपके पास नेट और सेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उसके बाद पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी अलग रहती है। अब जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे कमीशन कॉलेज कैडर का पेपर लेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेगा, तब जाके आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। सिर्फ सेट और नेट क्वालिफाई करके नहीं, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज मिनिमम एलिजिबिलिटी। ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप फर्दर जो प्रोसेस है उसमें काम कर सकते हैं। सो ये चीज होती है। देखो एलिजिबिलिटी आपके पास है नेट के थ्रू, लेकिन जेआरएफ जो होता है वो एक और चीज आपको देता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ का जो फुल फॉर्म है वो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब आपने चाहे यूजीसी का क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर का क्वालिफाई किया है, वो आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे फर्दर आपकी स्टडी के लिए, यानी कि पीएचडी के लिए। फर्दर जब आप पीएचडी के लिए स्टडी करेंगे तो आपके लिए वहां पे एक फेलोशिप अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जेआरएफ के थ्रू। तो ये चीज है सेट नेट और नेट जेआरएफ की। बाकी हम डिस्कस करेंगे कितना अमाउंट मिलता है, किस तरह से जो है आप जेआरएफ को अपना स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। ये जनरल जो था वो सेट नेट और नेट जेआरएफ का एक तरह से डिफरेंस था। दूसरी चीज एक और होती है कि नेट जेआरएफ में नेट तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है इन केस अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले ली। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तभी फेलोशिप दी जाएगी, ऑब्वियसली आपकी स्टडी के लिए दी जा रही है। तो जब आप पीएचडी कर रहे हो तभी आपको फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। बाकी भी फायदा होता है जेआरएफ जब आपके पास होता है, तो आप डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर मैं सीएसआईआर की बात करूँ तो उसमें आप सीएसआईआर के लिए अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे रिसर्च कर सकते हो। पर्टिकुलर रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो जेआरएफ आपका रहता है, रिसर्च ओरिएंटेड। सो रिसर्च के लिए ही ये प्रोवाइड किया जाता है। सो ये चीज हो गई सेट नेट और नेट जेआरएफ की। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में रहते ही हैं, चाहे स्टार्ट कर रहे हो चाहे आपने क्वालिफाई कर लिया हो। सबसे पहली चीज है डिफरेंस बिटवीन यूजीसी एंड सीएसआईआर। तो चलो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूजीसी और सीएसआईआर में क्या डिफरेंस है। यूजीसी का जो पेपर है, अब देखो पहले मैं इनकी आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ यूजीसी और सीएसआईआर की। यूजीसी जो होता है दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। और सीएसआईआर क्या है? दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये हमारे पास काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। अब देखो दोनों का जो पैटर्न रहता है, अब सीएसआईआर मेनली रिसर्च के लिए काम करता है, दैट इज अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, और यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम इसको कहते हैं। यूजीसी मेनली जितने भी कॉलेज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज पूरी कंट्री के अंदर है, इंडिया के अंदर है, को जो है रेगुलेट करता है, इनको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिसीजन है, सिलेबस की बात हो रही है या फिर पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए किस तरह से डिसीजन लेना है, वो सारा काम यूजीसी का रहता है। यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजीसी है। जो सीएसआईआर है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम करती है। डिफरेंट रिसर्च लेबोरेटरी पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनकी है। अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग तरह का काम होता है, लाइक रिसर्च ओरिएंटेड ये पूरा जो सीएसआई की ऑर्गेनाइजेशन है वो रहती है। देखो जो यूजीसी है वो अपना एग्जाम, दूसरी बात की एग्जाम जब कंडक्ट होता है, जो हमारा नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट हो चाहे सीएसआई नेट हो, कंडक्ट इसको एनटीए ही करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही दोनों एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करेगी। अब बात आती है यूजीसी के अंडर कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो यूजीसी के अंदर जितने भी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, या फिर कॉमर्स, हमारा कॉमर्स का पेपर हो गया, लैंग्वेज के पेपर हो गए, मतलब जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में रहते हैं वो सारे सोशल साइंसेज, कॉमर्स, लैंग्वेज, ये सारे यूजीसी के अंडर आते हैं। सीएसआईआर के अंदर सिर्फ 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस इसके अंदर आएगा। देन हमारे पास फिजिकल साइंस आएगा यानी कि फिजिक्स। देन हमारे पास केमिकल साइंस आएगा यानी कि केमिस्ट्री। देन हमारे पास केमिकल साइंस के बाद हमारे पास लाइफ साइंसेज आता है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सबको इंक्लूड किया गया है। देन हमारे पास आता है अर्थ साइंस। तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट के लिए जो है वो सीएसआईआर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये साइंसेज के सब्जेक्ट है और इन्हीं के लिए पेपर होता है। बाकी जितने भी इन 5 सब्जेक्ट के अलावा जो भी पेपर, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, उन सबका पेपर जो है वो यूजीसी कंडक्ट करवाता है। तो ये मेन डिफरेंस है यूजीसी और सीएसआईआर के अंदर, कि सीएसआईआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सिर्फ साइंस के जो सब्जेक्ट है उनका ही जो है वो टेस्ट लेती है। बाकी जितने भी पेपर है वो सारे यूजीसी के अंडर जो है वो लिए जाते हैं। अभी एक चीज होगी यूजीसी और सीएसआईआर के एग्जाम पैटर्न को कंडक्ट करने की।
पहले सीएसआईआर अपना पेपर अलग लेता था, उनका एक अलग पेपर होता था, उनका जो ली जाती थी ऑर्गेनाइजेशन एनटीए नहीं थी। लेकिन अब यूजीसी और सीएसआईआर दोनों का पेपर एनटीए के अंदर ही होता है। एक तरह का जो है वो ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो रहता है। पैटर्न दोनों का अलग-अलग रहता है क्योंकि यूजीसी में जो है वो एक पेपर लिया जाता है, पहले पेपर 1 होता है, जो पूरा का पूरा मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड उस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर पेपर 2 होता है, मतलब एक ही दिन होता है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 होता है। इस तरह से यूजीसी के पेपर, सारे पेपर इस तरह से लिए जाते हैं। लेकिन सीएसआईआर में जो इंडिविजुअल पेपर का अपना एक पैटर्न है। अब मैं जैसे लाइफ साइंस की बात करूँ तो लाइफ साइंस में जो है 3 सेक्शन, ए, बी एंड सी। ए सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो बहुत डिफरेंट होते हैं यूजीसी के पेपर से। देन बी वाला जो सेक्शन होता है उसमें सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, और सी वाले में 4 मार्क्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज इसमें होती है, जो सीएसआईआर का पेपर होता है उसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। लेकिन जो यूजीसी के पेपर है उसमें अभी तक जो है वो किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं। और ये वाला पेपर जो है टोटल 300 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अलग-अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम, जैसे लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस तरह से जो है वो दोनों का जो पैटर्न है, दोनों का जो लेने का क्राइटेरिया है वो अलग-अलग है, सीएसआईआर और यूजीसी का। अब रिजल्ट जब निकलता है तो वो भी अलग-अलग, यूजीसी की अपनी वेबसाइट होती है, सीएसआईआर की अपनी वेबसाइट्स होती हैं। तो मैक्सिमम टाइम रिजल्ट तो एक ही तरह से निकलेगा, एनटीए का होता है, लेकिन उसी तरह से अलग-अलग टाइम पे पेपर दोनों के कंडक्ट होते हैं, यूजीसी के भी, सीएसआईआर के भी, तो अलग टाइम के रिजल्ट आ रहे होते हैं। अभी क्योंकि कोविड की वजह से बहुत आगे पीछे हो गए, अदरवाइज़ ये चीज़ जो यूजीसी और सीएसआईआर की है, मेनली यही रहता है कि जून और दिसंबर में जो है 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जून एंड दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है? यानी 2 टाइम्स जो है ये पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, दोनों पेपर, यूजीसी और सीएसआई। तो ये है कॉमन डिफरेंस बिटवीन यूजीसी एंड सीएसआई। होप सो आपको ये समझ आ गया हो। अगर इसके रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है, अब मान लो आपने यूजीसी का पेपर दिया है या फिर सीएसआई का पेपर दिया, किसी का पेपर दे दिया। अब आपने जो है वो पेपर क्वालिफाई कर लिया है। यूजीसी का नेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, सीएसआई का नेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। तो अब उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है, एक और डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, यूजीसी और सीएसआईआर की जो फेलोशिप की बात आती है, आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया है, एक स्टूडेंट जो है यूजीसी के अंदर जेआरएफ क्लियर कर रहा है और दूसरा जो है सीएसआईआर के अंदर जेआरएफ क्लियर कर रहा है। लेकिन सीएसआईआर के अंदर फिर से एक जो है वो डिफरेंस किया जाता है, मतलब कि डिफरेंशिएट किया जाता है स्टूडेंट्स को यूजीसी की कैटेगरी में और सीएसआईआर की कैटेगरी में। इसलिए इस पेपर को जो है मेनली जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी एग्जाम जो है वो कहा जाता है। कौन से वाले पेपर को? इस वाले पेपर को, जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल साइंसेस के जो वो सब्जेक्ट है। अब क्यों इसको जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी कहा जाता है, तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखो ये हमारे पास रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर जून 22। होप सो आपको जेआरएफ और नेट में क्लियरिटी होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट। अब जॉइंट क्यों है? जब मैंने बोला सीएसआईआर साइंस वाले एग्जाम ले रहा है, यूजीसी जो है वो सोशल साइंस वाले एग्जाम ले रहा है, फिर किस बेस पे इनको ज्वाइंट कर दिया गया? तो ये ज्वाइंट जो किया गया है वो किया गया है फेलोशिप के बेसिस के ऊपर, कि कुछ स्टूडेंट्स को सीएसआईआर खुद फंडिंग प्रोवाइड करेगा, खुद फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, कुछ स्टूडेंट को यूजीसी जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा। यानी कि पूरा का पूरा सीएसआईआर ही जो पेपर यहाँ पे लिए जाते हैं, सीएसआईआर वाला जो एग्जाम होता है साइंस वाला, तो उसमें सबको सीएसआईआर ही फंडिंग नहीं दे रहा होता है, कुछ को यूजीसी जो है वो फंडिंग दे रही होती है। तो ये अकॉर्डिंगली सीएसआईआर जो है कुछ स्टूडेंट को, जैसे रिजल्ट निकल रहा है, कुछ मेरिट में जो स्टूडेंट है उनको सिलेक्ट करके कुछ को सीएसआईआर के अंदर डाल दिया जाता है और कुछ को जो है वो यूजीसी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। देखो कैसे पता लगेगा आप सीएसआईआर के अंदर आ रहे हो या यूजीसी के अंदर? ऐसे आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा रोल नंबर वाइज कि कौन-कौन से स्टूडेंट ने कितना-कितना, एक तो आता है कि वहाँ पे कट ऑफ होती है, लेकिन उसके अलावा एक और आता है रिजल्ट इस तरह से सीएसआईआर की वेबसाइट पे डाला जाता है कि कौन-कौन से स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है रोल नंबर वाइज। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल के दिया है जेआरएफ नेट सीएसआईआर, यानी कि इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, इसके अंदर जो स्टूडेंट का रोल नंबर दिया गया है वो सारे जेआरएफ क्वालिफाइड है सीएसआईआर के अंडर, यानी आप सीएसआईआर का जो जेआरएफ है वो क्वालिफाई किए हो। सो यहाँ पे देखो दे रखा है टोटल कैंडिडेट 103, इस तरह से। देन सेकंड कैटेगरी आती है इस तरह से, जेआरएफ नेट यूजीसी, जेआरएफ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये वाले स्टूडेंट जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं अंडर द यूजीसी कैटेगरी, यानी कि अब उनके पास जो है यूजीसी जेआरएफ है।
जो ऊपर वाले स्टूडेंट थे उनके पास सीएसआई या जेआरएफ था, इनके पास यूजीसी जेआरएफ है, यानी कि दोनों की फंडिंग करने वाली जो एजेंसी है वो डिफरेंट हो जाती है। बाकी मैं आपको बताऊँगी कि फेलोशिप का किस तरह से कंसर्न होता है दोनों कैटेगरी में। लेकिन ये देखो ये वाले जो स्टूडेंट है ये आ रहे हैं यूजीसी में। इस तरह से जब आप रिजल्ट देखोगे तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में देखते हैं, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप यूजीसी के अंडर हैं या सीएसआईआर के अंडर हैं। फिर आप उस तरह से जो है वो अप्लाई करते हैं फर्दर अपनी फेलोशिप के लिए। तो ये यूजीसी के हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेट वाले। अब ऐसा मत समझना कि सीएसआईआर लिख दिया है, सीएसआईआर वालों ने ही जेआरएफ किया है, यूजीसी वालों ने जेआरएफ नहीं किया, उन्होंने भी किया है। नेट की जो कैटेगरी है जिनको सिर्फ नेट दिया गया है, उनकी कैटेगरी ही अलग है, थर्ड लिखा हुआ। इन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई नहीं किया है, इन लोगों ने नेट ही क्वालीफाई किया है। तो देखो ये वाले जो स्टूडेंट है इन्होंने अपना नेट क्वालीफाई किया है, इनके पास जेआरएफ नहीं है, मतलब इन्होंने कट ऑफ जो है जेआरएफ की नहीं कंप्लीट की है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नेट की कट ऑफ को जो है वो पास कर पाए। सो ये नेट वाले स्टूडेंट है। सो होप सो आपको क्लियर होगा कि क्यों इसको जो है ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी जो है वो कहा जाता है। सो ये इस तरह से हमारा जो है वो रिजल्ट रहता है। अब होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसको ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी एग्जाम जो है वो कहा जाता है। अब देखो, अगर आपने अब यूजीसी में क्वालीफाई किया है या सीएसआईआर में क्वालीफाई किया है, अब आपने फेलोशिप तो अब आपको लिख दिया कि वहाँ पे आप यूजीसी जेआरएफ क्वालीफाइड हो, सीएसआईआर जेआरएफ क्वालीफाइड हो। यूजीसी के केस में तो एक ही पेपर रहता है, जो सोशल साइंसेज और बाकी उनके तो यूजीसी जेआरएफ ही होगा। सीएसआईआर के मैंने बता दिया, कुछ को सीएसआई जेआरएफ होगा, कुछ को जो है यूजीसी जेआरएफ होगा। अब आपने जब क्लियर कर लिया, अब आप फेलोशिप को कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे मैंने आपको बताया था, जेआरएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पीएचडी के लिए। तो सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी पीएचडी में एडमिशन। सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है पीएचडी में एडमिशन लेना। और एक और चीज रहती है, पीएचडी में एडमिशन आपको विद इन 2 इयर्स लेनी पड़ेगी ऑफ द रिजल्ट। मान लो आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो रहा है और फरवरी में डिक्लेयर हो रहा है, 10 फेब को मान लो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 10 फेब 2024। 10 फेब 2026 से पहले आपकी कहीं पे एडमिशन होनी चाहिए, तभी आपकी फेलोशिप स्टार्ट होगी, वरना आपकी फेलोशिप जो है वो स्टार्ट नहीं होगी अगर उसके बाद आप लोगे। तो विद इन 2 इयर्स ऑफ रिजल्ट की डिक्लेरेशन के, पेपर की नहीं, रिजल्ट की डिक्लेरेशन के विद इन 2 इयर्स आपको जो है वो पीएचडी में एडमिशन लेनी होगी। अब आप देख सकते हो जो जो इंस्टीट्यूट्स ने, यूनिवर्सिटी ने निकाला होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पीएचडी की एडमिशन करवा रही होती है। सीएसआईआर का जो रहता है, जिनके पास सीएसआईआर है, सीएसआर का नेट जिसने क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है, वो सीएसआईआर की जो लैब होती है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा उसमें कि सीएसआर जेआरएफ ही है उनको ही प्रेफरेंस देंगे, मतलब रैंक वाइज कभी कभी होता है, लेकिन जिनके पास यूजीसी जेआरएफ है सीएसआर की कैटेगरी में, वो भी अप्लाई वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि आपने ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपके पास जेआरएफ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ इंस्टीट्यूट्स की, सीएसआईआर की जितनी भी लैब है या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स रहते हैं हमारे पास, जिस तरह से कोई रिसर्च वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट रिलेटेड, अगर आप बॉटनी में इंटरेस्टेड हो, उस तरह से बॉटनी में आपका सब्जेक्ट है मेनली लाइफ साइंस के अंदर, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब जो भी रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट रहेंगे आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आईआईटीज में भी अप्लाई कर सकते हो। आईआईटीज में भी जो है वो लेते हैं इस तरह से। और अब तो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट भी आईआईटीज में, कुछ आईआईटीज में स्टार्ट किए गए हैं। साइंस वालों के लिए तो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस के लिए तो बहुत सारी सीट्स जो है आईआईटीज में निकलती हैं। सो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने स्टेप फर्स्ट यही है कि पीएचडी में एडमिशन ले लेनी है। जब आपकी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी, वहां पे आपको जो है वो पीएचडी एनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको आपकी पीएचडी में एनरोलमेंट हो चुकी है, जहां भी आपकी एनरोलमेंट होगी वहां पे आपको इस तरह से एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप एनरोल्ड हो इसमें, जो भी पीएचडी का सर्टिफिकेट रहे, क्योंकि उसमें एक आईडी दी होती है, एनरोलमेंट आईडी की, इतना नंबर है इनका, इतने एनरोलमेंट आईडी इनके रोल नंबर जैसा, तो वो जरूरी होता है। जब आपने पीएचडी में एडमिशन ले ली, पीएचडी में एनरोलमेंट ले ली, जिस भी इंस्टीट्यूट में ली है, यूनिवर्सिटी में ली है, आईटीज में ली है, जहां भी आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बजट का एक, जो हम बोल सकते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, वहां पे बजट का एक सेक्शन रहता है। वहां पे जो है यूजीसी और सीएसआईआर के एम्प्लॉय होते हैं। यूजीसी वाला अलग होता है, सीएसआईआर वाला अलग होता है। सो जिसकी भी आपकी फेलोशिप है, यूजीसी की है या फिर सीएसआईआर की है, जिसकी भी आपकी फेलोशिप रही होगी, उस वाले एम्प्लॉय के पास आपको जाना है और उससे आपको डिटेल
पूछनी है कि अब आपको क्या करना है फर्दर। वो आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा, ये फॉर्म आपको चाहिए, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एकदम स्टार्ट नहीं होता है। अब जो है एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, अब इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, अब यूजीसी और सीएसआईआर को ये जो है वहाँ से कन्फर्मेशन जाएगी, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, अब इस स्टूडेंट की जो है फेलोशिप आप स्टार्ट कर दो। तो वो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे। अब मैं यूजीसी की बात करूँ, जैसे यूजीसी का जेआरएफ की एनरोलमेंट होगी, उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है आपका एक पोर्टल बनाया जाता है, एसएफएमपी पोर्टल जिसको कहते हैं, वैसे ही सीएसआईआर में भी बनाया जाता है फेलोशिप का पोर्टल, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। लेकिन ये डिटेल आपको उनसे पूछनी है कि कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कि स्टार्टिंग में आपका नाम नहीं आया होता, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वैसे ही वहाँ पे नाम नहीं आ गया होता है कि आप रजिस्टर कर पाओ। आपका नाम वहाँ पे कंफर्म होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यूजीसी वाले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं, एसएफएमपी जिस पोर्टल को कहते हैं। पीएचडी में एनरोलमेंट होगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी है जो भी फेलोशिप का पोर्टल है उसमें, दोनों केसेस में, यूजीसी और सीएसआर के केसेस में। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो आपको जो है फर्दर बताना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे अब आपको फॉर्म फिल करना है। अब क्या होता है कि यूजीसी और सीएसआईआर दोनों के केसेस में जो है वो मंथली कंफर्मेशन जाती है, तो आपके सुपरवाइजर की मंथली कंटिन्यूएशन हम बोल सकते हैं। सुपरवाइजर उसमें साइन करता है, फिर आपके डिपार्टमेंट के चेयरमैन के साइन उसमें होते हैं, जहां भी आपने जिस इंस्टीट्यूट में लिया है वहां पे डिपार्टमेंट चेयरमैन के साइन होते हैं। तो इस तरह से जब साइन होते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर कंफर्म होता है, फिर आपकी फेलोशिप आना स्टार्ट होता है। तो एक पोर्टल आपका बन जाता है ऑलरेडी, एक पोर्टल आपका कंफर्म होता है, उसमें आपको सारी डिटेल जो है आ जाती है। इस तरह से आप अपनी फेलोशिप को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे सीएसआईआर की चाहे यूजीसी की। तो ये दोनों का जो है, जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लोगे वहां पे जो है एम्प्लॉय होते हैं, वो आपको जो है कंफर्म जो पूरी डिटेल होती है वो आपको समझा देंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पीएचडी के एनरोलमेंट चाहिए होती है, आपकी अवार्ड लेटर चाहिए होता है, देन आपका नेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर उसके बाद बैंक की कॉपी चाहिए होती है जिसमें आपका अकाउंट हो, जहाँ पे आपके पैसे आ सके। एक और चीज़, यहाँ पे जब आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होने से पहले आपके पास जो है वो आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब देखो रिजल्ट जब डिक्लेयर कर दिया यूजीसी और सीएसआईआर दोनों ने, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट है उनको आने में, नेट और सीएसआईआर नेट और जेआरएफ के जो सर्टिफिकेट है उनको आने में। तो जिस पोर्टल में रिजल्ट आया होता है उसी में जो है थोड़ा टाइम बाद अपडेट आ जाती है कि अब आप डाउनलोड कर सकते हो अपने जो भी आपके अवार्ड लेटर है, यानी जेआरएफ आपका क्वालिफाई तो जेआरएफ अवार्ड लेटर और नेट के सर्टिफिकेट, तो वो आपको वहां से क्वालिफाई करने हैं। यानी कि आपको रिजल्ट के बाद जो है वो अपने रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट के बाद आपको अपने सर्टिफिकेट भी जो है वो डाउनलोड करने, सर्टिफिकेट उसी जो साइट पे डाउनलोड होंगे जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो ये सर्टिफिकेट जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप जो अप्लाई करोगे पीएचडी एडमिशन के लिए, क्योंकि उनको भी प्रूफ चाहिए आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। तो वो इस तरह से जो है वो चीजें होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप वी गेट, हमें कितना अमाउंट जो है वो स्कॉलरशिप का मिलता है। मैं बात कर रही हूँ यूजीसी की, मैं बात कर रही हूँ सीएसआईआर की, दोनों का जेआरएफ है, अलग अलग है। यूजीसी की फंडिंग यूजीसी कर रहा है, सीएसआर की फंडिंग सीएसआर कर रहा है। क्या डिफरेंस है इनकी फेलोशिप में? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि फेलोशिप में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। इन दोनों फेलोशिप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। जितनी यूजीसी की फेलोशिप है उतनी ही सीएसआर की फेलोशिप है, क्योंकि सीएसआर को ग्रांट जो मतलब जो फेलोशिप है दोनों की ग्रांट डीएसटी करता है। सो डीएसटी पूरे के पूरे जो इंडिया में जितनी भी स्कॉलरशिप फेलोशिप की ग्रांट है वो सारी डीएसटी के थ्रू ही होती है। इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है यूजीसी की फेलोशिप में और सीएसआईआर की फेलोशिप में। अभी अभी रिसेंटली जो 2023 में जो है वो फेलोशिप इंक्रीज भी हुई है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कितनी फेलोशिप जो है वो मिलती है, इंक्रीज अमाउंट, जो इंक्रीज अमाउंट हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी फेलोशिप कितनी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेआरएफ की। जेआरएफ जो होता है दोनों केसेस में मिलता है 37,000। 37,000 जो है वो जेआरएफ है। पहले जो 31,000 था, हाइक के बाद ये जो है वो 37,000 हो गया। दोनों की बात कर रही हूँ मैं, यूजीसी और सीएसआर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर उसके बाद ये वाला जो अमाउंट रहता है 2 ईयर्स के लिए आपका अमाउंट, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप रहती है 2 ईयर्स, या जब तक आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप चला रहे हो। फिर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो अप्लाई करते हो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। उसके लिए आपका जो काम होता है वो देखा जाता है, उसके लिए एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है,
एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, फिर वो आपका काम देखता है कि आपने 2 साल में, 3 साल में कितना काम किया है। अगर वो अप्रूव कर देता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर अप्रूव करेगा, एक सर्टिफिकेट आएगा, वो सारा अप्रूव होता है। वो आप जब एक बार आप इस फील्ड में चले जाओगे पीएचडी की, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर आके अप्रूव कर रहा है चीज़ें, तो आप एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में चले जाओगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और वो जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, वो मिलती है 42,000 पर मंथ की मैं बात कर रही हूँ। पर मंथ की ये फेलोशिप रहती है। ठीक है? ये जेआरएफ और ये एसआरएफ, इस तरह से पर मंथ जो आपको फेलोशिप दी जाएगी। अगर आपका जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, तब 37,000, जब आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाएगी तब आपका 42,000 पर मंथ हो जाएगा। ये रिसेंटली जो है हाइक किया गया है, जून 2023 की ये बात है, उसके बाद जो है इतना अमाउंट दिया जाएगा। ये तो कॉमन अमाउंट रहता है। उसके अलावा आपको एचआरए भी प्रोवाइड किया जाता है दोनों केसेस में, यूजीसी और सीएसआईआर के केसेस में। 9% ऑफ दिस फेलोशिप, अराउंड 3000 और 2900 के अराउंड, 2900 में कर देती हूँ। तो इतना जो है आपका एचआरए जो है आपको मिलता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, वहां के हॉस्टल्स में नहीं रह रहे हो, तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो यानी कि इसके अलावा आपको जो है वो और अमाउंट मिल रहा है एचआरए का, यानी इतना ही मिलता है। ऑब्वियसली हाउस रेंट अलाउंस के लिए इतना परसेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा एक और अमाउंट दिया जाता है कंटीजेंसी का। अब क्या है ये कंटीजेंसी? कंटीजेंसी का जो अमाउंट है वो दिया जाता है आपको रिसर्च एड के लिए। नो डाउट ये भी आपका रिसर्च एड की तरह कंसीडर किया जाता है, बट दिस इज पर्टिकुलरली आपने कोई सामान लिया, कोई केमिकल लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, किसी भी तरह की चीज जो रिसर्च में यूज हो रही है, या फिर मान लो आप सोशल साइंसेज के, वहां पे इंस्ट्रूमेंट और केमिकल की जरूरत नहीं होती, आप प्रिंटिंग करवा रहे हो या फिर कोई बुक ले रहे हो, कोई भी चीज रिलेटेड टू द आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो है, उसका आपको बिल चाहिए। किस तरह से मिलेगी वो आपको बिल चाहिए, चाहे केमिकल की बात करो, चाहे आपके इंस्ट्रूमेंट की बात करो, बिल, जीएसटी वाला बिल, वो आपको चाहिए। फिर वो जो है आपके सुपरवाइजर के साइन उस पे होंगे, फिर आपके चेयरमैन के साइन उस पे होंगे, फिर जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होता है वो उसको अप्रूव करता है। मतलब बिल आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, फिर वो अप्रूव करता है। और जितना अमाउंट जो मतलब उस तरह से आपने खर्चा होता है, उस तरह से वो यूजीसी को अप्रूव करके या सीएसआर को अप्रूव करके भेज देते हैं, फिर आपको वो अमाउंट मिल जाता है। अब कितनी कंटीजेंसी, अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कर दिया, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो कंटीजेंसी का रहता है। मैं बताती हूँ कि आपको कंटीजेंसी का अमाउंट जो है वो कितना रहता है। सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द कंटीजेंसी का अमाउंट। तो कंटीजेंसी का अमाउंट जो हमारे पास होता है, ये यूजीसी और सीएसआईआर में डिफरेंट होता है। आप बात करो यूजीसी की और बात करो सीएसआईआर की, तो कंटीजेंसी का अमाउंट जो है वो डिफरेंट रहता है। यूजीसी के अंडर 12,000 जो है वो आपको पर ईयर मिलेंगे, और सीएसआईआर के अंदर आपको 20,000 जो है वो पर ईयर मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ पर ईयर की, ये पर मंथ नहीं मिलता है, पर ईयर मिलता है। मतलब एनुअल, एनुअल जिसको हम बोलते हैं, एनुअल जो है ये रहता है। तो आपके पास जो अमाउंट रहता है वो पर ईयर का है, लेकिन आप इसको मंथली जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि मंथ के हिसाब से कितना बना, 1,000, 20,000 वाला ये जो सीएसआईआर का रहता है, इनका जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है। तो उस तरह से आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप बीच में इसको क्लेम कर सकते हैं मंथली, जो है आप इसको क्लेम कर सकते हैं जितना अमाउंट जो है वो बन रहा है मंथ के अकॉर्डिंग। यानी 20,000 के अंदर ही आपको अमाउंट मिलेगा, 20,000 मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। वैसे यूजीसी के अंदर, अब देखो सीएसआईआर का जो 20,000 एनुअल जो रहता है, वो थ्रू आउट जो रिसर्च है आपका 20,000 ही रहेगी। लेकिन जो यूजीसी की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जेआरएफ में आपको 12,000 मिलेगा। जब आपका एसआरएफ हो जाएगा तो 12,000 से इंक्रीज होके आई थिंक 24,000 तक डबल इसको जो है वो कर देते हैं एनुअल पे। तो ये जो है डिफरेंस रहता है कंटीजेंसी में। अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, जो आपकी फेलोशिप अमाउंट है, कंटीजेंसी में जो है दोनों में डिफरेंस होता है। सो ये वाली चीज होती है सीएसआईआर यूजीसी की, कंटीजेंसी का अमाउंट इस तरह से आप क्लेम कर सकते हो। सो देख लो, ये टोटल आपको अमाउंट जो है वो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलती है जब एक बार आप सीएसआईआर का जेआरएफ या फिर यूजीसी का जेआरएफ जो है वो क्लियर कर लेते हो। और ये बहुत अच्छा अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर पाओगे, रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अच्छा अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब अमाउंट तो हमें दे रहा है कितने साल के लिए देना है। जैसे मैंने बता दिया कि जेआरएफ आपका मैक्सिमम 2 इयर्स के बाद जो है स्टूडेंट एसआरएफ के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 इयर्स मिनिमम रहता है जेआरएफ का, फिर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एसआरएफ अगर आपने 2 इयर्स के बाद प्रोवाइड अप्लाई कर लिया तो 3 इयर्स का होता है।
यानी टोटल आपका 5 इयर्स के लिए जो है वो आपको फेलोशिप जो है वो दी जाती है। अब यहाँ पे देखो मैं एसआरएफ बात कर रही हूँ, 3rd ईयर्स में स्टार्ट होता है। यूजीसी के अंदर एसआरएफ सिर्फ़ एक बार होता है। ये भी यूजीसी और सीएसआईआर में एक डिफरेंस है। यूजीसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार एसआरएफ करता है, यानी एक बार एक्सटर्नल आता है। सीएसआईआर में 2 बार एसआरएफ होता है। 2 बार कब? एक तो 2nd ईयर के एंड में यानी कि 3rd ईयर के स्टार्टिंग में और एक जो है वो आपका जब 4th ईयर कंप्लीट हो जाता है, 4th ईयर कंप्लीट होने पे जो है वो फिर से एसआरएफ होता है। सो 2 बार एसआरएफ होता है सीएसआईआर के केस में, यूजीसी के केस में सिर्फ़ 1 बार एसआरएफ होता है। फिर आपका एसआरएफ का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, 5 साल तक वही रहता है। 5 इयर्स की टोटल जो 5 ईयर तक की ये फेलोशिप होती है, 5 साल में ही आपको मतलब आप पीएचडी कर रहे हो, आप चाहे ज़्यादा टाइम लो, 8 साल लो, कितने लो, लेकिन आपको अमाउंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल के लिए ही दोनों एजेंसी यूजीसी है, चाहे सीएसआईआर है, प्रोवाइड करेगी। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी क्वेरी स्टूडेंट्स की रहती है आफ्टर क्वालीफाई करने के बाद किस तरह की फेलोशिप है, कितनी फेलोशिप है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कवर करने की। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और बाकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है और भी आपके कमेंट है इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहता है, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।